जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। दोस्त, आज की इस वीडियो की खास बात यह है कि हम उनके बारे में जानने वाले हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश के वीर सैनिक। सल्यूट है सर आपको, अनंत बार भी सल्यूट कम ही है, जो आप निस्वार्थ भाव से भारत माता की रक्षा करते हैं। तो आप जानेंगे कि कौन सी फोर्स जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और अन्य सभी बल किस देश के बॉर्डर यानी किस जगह पर ड्यूटी करते हैं। और जानेंगे कि आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। और इन सब के विभाग में जो प्रमुख होते हैं इनके बारे में जानने वाले हैं। और आपको अन्य विभाग में जो नई नियुक्तियां हुई हैं जैसे कि यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं तथा सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई है और सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इन सब के बारे में दोस्तों आप इम्पोर्टेंट जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीज़ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और आप एंड तक वीडियो को देखते रहना। वीडियो के लास्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आपका एक एक सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा, आपको एक से एक खास जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है, यानी कि सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारत का पहला नियुक्त किया गया है इन्हें, किसे? तो जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है जनरल बिपिन रावत को। नियुक्ति इनकी किसके द्वारा की गई? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति हुई। सीडीएस का गठन कब हुआ? तो दोस्तों सीडीएस का गठन हुआ था 24 दिसंबर 2019 को। सीडीएस का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने औपचारिक रूप से इसका गठन किया है। तो दोस्तों सीडीएस का गठन सीसीएस के द्वारा किया गया, यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों याद रखना, 24 दिसंबर 2019 को इसका गठन हुआ। उसके बाद में भारत के प्रमुख रक्षा प्रमुख बने हैं जनरल बिपिन रावत। तो इनकी नियुक्ति कब हुई? तो इनकी नियुक्ति हुई 1 जनवरी 2020 को इनकी नियुक्ति हुई थी। जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति 1 जनवरी 2020 को कर दी गई। इसका गठन हुआ 24 दिसंबर 2019 को। नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कब तक रहता है? तो दोस्तों याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कार्यकाल कब तक होता है। तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है या तो 65 वर्ष की आयु। इनमें से दोस्तों जो भी पहले हो जाएगा उसी पर इन्हें कार्यभार छोड़ना पड़ेगा। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। मान लीजिए कि ये 63 वर्ष की आयु में अपना कार्यभार संभालते हैं तो 65 वर्ष की आयु में इन्हें अपना कार्यभार छोड़ना पड़ेगा। या तो ये पहले करते हैं, जैसे मान लीजिए 61 वर्ष की आयु में, तो 64 पर इनका वैसे भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 3 वर्ष पर। तो ये है दोस्तों, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले होगा उन्हें कार्यभार छोड़ना पड़ेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक बात और है इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। अगले वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं नेवी डे और फोर्स के डे के बारे में कि कब मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों पूरा क्वेश्चन के बारे में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल कब तक है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो जाएगा। और सीडीएस का गठन कब हुआ? तो 24 दिसंबर 2019 को गठन हुआ। इनकी नियुक्ति कब हुई? तो 1 जनवरी 2020 को नियुक्ति हुई। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो सीसीएस कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसका गठन किया गया। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनूप कुमार सिंह को किस अर्धसैनिक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनूप कुमार सिंह को अर्धसैनिक बल यानी कि सीएपीएफ जो होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, इसके बारे में दोस्तों, तो इसे नियुक्त किया गया है अनूप कुमार सिंह को। किसका? तो एनएसजी का,
अब दोस्तों एनएसजी क्या है, तो एनएसजी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यह एक अर्धसैनिक बल है। अभी बताते हैं दोस्तों क्या है अर्धसैनिक बल। तो अभी पहले देखते हैं हम अनूप कुमार सिंह के बारे में। दोस्तों अनूप कुमार सिंह एक गुजरात कैडर के आईपीएस हैं। अनूप कुमार सिंह, इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी नियुक्त किया गया है। एनएसजी किसके अंतर्गत आता है, तो होम मिनिस्टर के अधीन में आता है यह। इसका ध्येय दोस्तों क्या है एनएसजी का, तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एनएसजी का ध्येय है। दोस्तों एनएसजी के डायरेक्टर को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी एनएसजी की, तो एनएसजी की स्थापना हुई 17 अगस्त 1984 को एनएसजी की स्थापना हुई थी। दोस्तों जब स्थापना हुई थी तो पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे, तो दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, आरटी नागरानी को प्रथम डीजी बनाया गया, यानी डायरेक्टर जनरल। ये आंध्र प्रदेश कैडर के एक आईपीएस थे आरटी नागरानी, इन्हें प्रथम डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो स्थापना कब हुई, तो 1984 में इसकी स्थापना हुई। पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो आरटी नागरानी पहले डायरेक्टर जनरल बने। दोस्तों एनएसजी होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका ध्येय क्या है, तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका ध्येय माना जाता है। दोस्तों अर्धसैनिक बल क्या है हम बताते हैं। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि अर्धसैनिक बल होता है। इसके दोस्तों जो प्रमुख होते हैं होम मिनिस्टर के अधीन में आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आने वाली कुछ प्रमुख सेनाएं जिसे देख लेते हैं हम, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और इम्पोर्टेंट दोस्तों ये सब आते हैं अर्धसैनिक बल, जैसे कि होम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों होम मिनिस्टर के अंतर्गत आने वाली ये सब प्रमुख बल हैं, जैसे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी कहाँ पर लगती है, तो इसे दोस्तों चाइना के बॉर्डर पर एवं पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, इन तीनों के बॉर्डर पर बीएसएफ की ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद दोस्तों ये है एसएसबी, सशस्त्र सेना बल। तो दोस्तों इसकी ड्यूटी होती है भूटान एवं नेपाल के बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। उसके बाद आईटीबीपी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है याद रखना। वैसे तो इसके फुल फॉर्म पे इसकी है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि इंडिया और तिब्बत के एरिया में इसकी ड्यूटी लगाई जाती है। यानी कि जहाँ जितनी एरिया में तिब्बत का क्षेत्रफल आता है उस एरिया में आईटीबीपी की ड्यूटी होती है। दोस्तों अब आता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों इसकी ड्यूटी कहाँ पर होती है, तो सीआईएसएफ की ड्यूटी दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो इंडस्ट्रियल में जो भी आता है दोस्तों गवर्नमेंट के एयरपोर्ट, मेट्रो रेल एवं मेट्रो रेल के आते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग जो भी हैं, और हेरिटेज मोनूमेंट्स जो दोस्तों इंक्लूडिंग ताजमहल तथा रेड फोर्ट जो भी हैं, यानी कि जो स्मारक यानी विरासतें हैं, इन सब की ड्यूटी के लिए सीआईएसएफ को नियुक्त किया जाता है। सीआईएसएफ की ड्यूटी यहीं सब पर लगती है, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स तथा एयरपोर्ट, इन सभी जगहों पर सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है। उसके बाद दोस्तों असम राइफल है। ये असम राइफल्स नॉर्दर्न ईस्टर्न में इनकी ड्यूटी होती है। दोस्तों ये नॉर्दर्न ईस्टर्न में अपनी ड्यूटी करते हैं। तो दोस्तों ये सब जो सेनाएं हैं ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रमुख होता है गृह मंत्री। तो गृह मंत्री कौन है, तो इस समय पर अमित शाह हैं। तो अमित शाह के अंतर्गत ये सब सेनाएं आती हैं, जैसे एनएसजी हो गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सेना बल, और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। उसके बाद सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, असम राइफल्स हो गया, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न में ड्यूटी करते हैं। तो ये हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नौसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट शिवांगी। याद रखना दोस्तों नाम, लेफ्टिनेंट शिवांगी को नौसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जानते हैं शिवांगी के बारे में। लेफ्टिनेंट शिवांगी ये दोस्तों मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं। इनका जन्म 15 मार्च 1995 को हुआ था। दोस्तों याद रखना फर्स्ट पायलट बनी है नेवी की। ये 24 वर्ष की अवस्था में ये पायलट बनी है नेवी की, पहली महिला हो गई है नेवी पायलट। दोस्तों ये कब बनी है पहली महिला पायलट, तो 2 दिसंबर 2019 को पहली महिला बन गई हैं। नौसेना की पहली महिला दोस्तों बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी, प्रथम महिला पायलट बन चुकी हैं। तो याद रखना शिवांगी हैं
प्रथम महिला पायलट बन चुकी हैं, 2 दिसंबर 2019 को बनी हैं दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कि अब देखते हैं नेवी के बारे में। नेवी डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो नेवी डे दोस्तों नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेवी डे कब मनाया जाता है? जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यहीं से दोस्तों याद रखना एयरफोर्स डे, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीनों को एक बार बता देते हैं कि नेवी डे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, उसके बाद में आर्मी डे तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, और उसके बाद में एयरफोर्स डे तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हैं तीनों दोस्तों जिनके दिवस मनाए जाते हैं। अब देखते हैं नेवी के चीफ के बारे में दोस्तों। नेवी चीफ कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह नेवी के चीफ हैं। तो याद रखना दोस्तों, अब बना दिए गए हैं, नेवी के चीफ बने हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ये दोस्तों चौथे नंबर के हैं, तो ये 24वें नंबर के बने हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इससे पहले दोस्तों कौन थे जो रिटायर हो चुके हैं? सुनील लांबा इस समय पर पहले हुआ करते थे दोस्तों। 31 मई 2019 को इनके रिटायर होने के बाद में नए चीफ बने हैं एडमिरल करमबीर सिंह। दोस्तों याद रखना, नेवी के चीफ के आगे एडमिरल लगाया जाता है, एवं आर्मी के चीफ के आगे जनरल लगाया जाता है, तथा एयरफोर्स के चीफ के आगे एयर चीफ मार्शल लगाया जाता है। तो याद रखना, अब यहाँ पर एडमिरल करमबीर सिंह है, इससे पहले एडमिरल सुनील लांबा हुआ करते थे। 31 मई 2019 को उनकी रिटायर हो गए। उसके बाद दोस्तों नेवी का याद रखना कार्यकाल कब तक होता है चीफ का? तो 3 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल इनका कब तक होता है? तो 3 वर्ष या 62 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो जाएगा वहीं पर इन्हें कार्यभार छोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट शिवांगी बनी है। कब बनी? तो 2 दिसंबर 2019 को बनी है दोस्तों, पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। तो नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इस समय पर नेवी के चीफ कौन हैं? तो एडमिरल करमबीर सिंह चौथे नंबर के, तो 24वें नंबर के हैं। इनसे पहले कौन था? तो सुनील लांबा थे। रिटायर कब हुए? तो 31 मई 2019 को रिटायर हुए। उसके बाद दोस्तों इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो 3 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा, इनका कार्यकाल छोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। निम्नलिखित में से किसे अर्धसैनिक बल यानी CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो AP माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। याद रखना, CRPF के डायरेक्टर जनरल AP माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। CRPF का फुल फॉर्म तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है दोस्तों, याद रखना, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। दोस्तों CRPF भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों में से सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों यह किसके अधीन काम करता है? तो अभी हमने बताया दोस्तों कि अर्धसैनिक बल यानी कि गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यह काम करता है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1939 को दोस्तों CRPF की स्थापना हुई थी, यानी 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये यानी कि MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाली ये है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आती है। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसके दोस्तों डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों AP माहेश्वरी को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर B सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। UPSC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी, इनकी नियुक्ति कब हुई दोस्तों? तो हाल ही में अभी 7 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई। तो प्रदीप कुमार जोशी की नियुक्ति हुई है दोस्तों। इनका कार्यकाल देखते हैं। तो कार्यकाल दोस्तों या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा उसी समय तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनकी नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों।
यूपीएससी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका लोक सेवा आयोग यानी कि इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी भारत के शासन अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1926 को दोस्तों इसकी की स्थापना हुई थी। तो याद रखना दोस्तों, यूपीएससी के लिए हमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद के 315 के अनुसार संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए अपना लोक सेवा आयोग होगा दोस्तों। तो याद रखना आर्टिकल 315। तो दोस्तों अनुच्छेद 315 में यानी कि संविधान में कहा गया है लोक संघ सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों यूपीएससी के बारे में बात कही गई है 315 में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीएससी फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी बने हैं 7 अगस्त 2020 को। कार्यकाल कब तक होगा? तो 6 वर्ष यानी या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? यानी कि दोस्तों सीएजी नियुक्त किया गया है। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सीएजी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को दोस्तों सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू पहले भी कुछ हुआ करते थे। तो दोस्तों ये हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। दोस्तों उपराज्यपाल हुआ करते थे। तो यानी कि उपराज्यपाल का पद कब छोड़े? तो 6 अगस्त 2020 को इन्होंने अपना पद छोड़ा, यानी कि उपराज्यपाल का पद छोड़ा। उसके बाद में दोस्तों 8 अगस्त 2020 को ये नियुक्त हुए थे। 6 अगस्त 2020 को अपना कार्यकाल उपराज्यपाल के रूप में अपना पद छोड़ा। उसके बाद में 8 अगस्त 2020 को इन्हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया गया। तो दोस्तों जानते हैं हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। दोस्तों इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कब नियुक्त किए गए? तो 8 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई। इनका दोस्तों शासनकाल कब तक रहता है? तो शासनकाल दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा उसी समय इन्हें कार्यभार छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यह था अवधि के बारे में। दोस्तों भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं जीसी मुर्मू। दोस्तों ये सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया होने से पहले ये उपराज्यपाल हुआ करते थे, यानी जम्मू कश्मीर के। दोस्तों पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि। दोस्तों 1948 से लेकर 1954 तक इनका शासन रहा था, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे बी नरहरि। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बी नरहरि पहले हुआ करते थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पूछ लेता है एग्जाम में कि पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो बी नरहरि दोस्तों थे। कब तक शासन था? तो 1948 से 1954। दोस्तों जो वर्तमान में होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लीजिए अभी ये नियुक्त किए गए हैं तो इनके बारे में न पूछकर ये पहले के पूछ ले सकता है। तो दोस्तों याद रखना पहले हुए थे बी नरहरि। इनका शासन 1948 से 1954 तक रहा। दोस्तों जानते हैं हम एलटी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कहाँ नियुक्त करते हैं? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। दोस्तों जहाँ पर राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं वहीं पर सीधा इसमें भारत सरकार का शासन होता है। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ पर जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। यहीं पर सरकार केंद्र शासित प्रदेश में सीधा भारत का शासन चलता है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में भारत के राष्ट्रपति का शासन होता है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश समझ सकते हैं कि केंद्र का शासन वहाँ होगा उसी प्रदेश को। दोस्तों वहाँ पर एलटी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों क्यों बनाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं? दोस्तों जिस स्थान का छोटा आकार होता है और कम जनसंख्या तथा अलग संस्कृति होती है तथा अन्य राज्यों से दूरी होने के कारण हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में याद रखना सीधा केंद्र सरकार का शासन चलता है।
वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा सीधे शासन किया जाता है। तो याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हुआ करते थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इन्हें सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हुए हैं। कौथे हैं? तो ये दोस्तों 14वें नंबर के हैं। याद रखना, इनकी अवधि कब तक रहती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा वही होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों सबसे पहले कौन थे? तो बी नरहरि पहले थे। कब तक शासन था? तो 1948 से लेकर 54 तक, यानी कि 6 वर्ष तक ये अपना पूरा शासन किए थे। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ खास बातें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे सीबीएसई यानी दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि दोस्तों सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्या होता है दोस्तों सीबीएसई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो दोस्तों इसके नियुक्त किए गए हैं, नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आईएएस मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है, सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों अनीता करवाल का स्थान लिया गया है। किसके द्वारा? तो आईएएस मनोज आहूजा के द्वारा इनका शासन संभाले हैं अब सीबीएसई का। दोस्तों आईएएस ऑफिसर गुजरात कैडर की थी अनीता करवाल, इनके स्थान पर ये मनोज आहूजा शासन संभाले हैं। दोस्तों सीबीएसई का ध्येय क्या होता है? असतो मा सद्गमय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। तो इसका दोस्तों ध्येय होता है। दोस्तों सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो सीबीएसई की स्थापना हुई थी सन 1952 में सीबीएसई की स्थापना हुई थी। तो याद रखना, सीबीएसई की स्थापना सन 1952 में हुई थी। तो सीबीएसई का काम क्या है दोस्तों? तो सीबीएसई के द्वारा परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें दोस्तों यह पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है तथा वर्ष में 2 मुख्य परीक्षाएं करवाता है, जिसे 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं संचालित करवाता है। तो दोस्तों ये है सीबीएसई का फुल फॉर्म। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। दोस्तों तो याद रखना, मनोज आहूजा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सीबीएसई की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नियुक्त किया गया है संजय कोठारी। दोस्तों ये संजय कोठारी है, शरद कोठारी लिखा है दोस्तों, संजय कोठारी है, याद रखना, संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है मुख्य सतर्कता आयुक्त। दोस्तों मुख्य सतर्कता आयुक्त कहाँ नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों एक आयोग है सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। यह एक आयोग है दोस्तों। इसके प्रमुख सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, संजय कोठारी नियुक्त किए गए हैं सतर्कता आयुक्त। दोस्तों यह सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका काम क्या है? तो दोस्तों इसका काम है भारत सरकार के विभिन्न विभागों के जो अधिकारी यानी कर्मचारी जो होते हैं, इनसे संबंधित भ्रष्टाचार के नियंत्रण की यह सर्वोच्च संस्था है। इसके द्वारा दोस्तों भ्रष्टाचार पर निगरानी रखी जाती है, नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों यह है सीबीएसई का कार्य। सीबीसी का फुल फॉर्म तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई सीबीसी की यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि जिससे भारत सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सके। 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल कब तक रहता है? तो दोस्तों 4 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है। दोस्तों ये अभी कार्यकाल जितने अभी हम क्वेश्चन पढ़े हैं, इन सभी के कार्यकाल के बारे में अभी लास्ट में हम एक बार फिर से एक जगह पर पढ़ लेंगे, तो याद रखने में आसानी होगी हमें। तो कार्यकाल दोस्तों 4 वर्ष या 65 वर्ष तक इनका शासनकाल रहता है, जो भी पहले हो जाए, यानी कि 4 वर्ष या 65 वर्ष तक इनका शासन रहता है, इसमें से जो भी पहले हो जाए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि अवकाश प्राप्ति के बाद में ये आयोग से अवकाश प्राप्त करने के बाद सरकार के किसी भी आयोग में पदाधिकारी अथवा केंद्र या राज्य के किसी भी सरकार में ये किसी पद के योग्य नहीं रहते हैं। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुख्य सतर्कता आयुक्त जो नियुक्त किया जाता है, उससे दोस्तों अवकाश लेने के बाद में या किसी भी आयोग में पदाधिकारी यानी केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं रहता है। याद रखना सीबीसी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी दोस्तों स्थापना 1964 में हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, ये था यानी कि संजय कोठारी, याद रखना
मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WTO भारत का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO में भारत के अस्थायी सदस्य नियुक्त किए हैं। तो WTO क्या है? तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दोस्तों वर्ल्ड में पूरे विश्व में जो ट्रेड होते हैं इसके बारे में इसका नियंत्रण चलता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भारत के अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है दोस्तों? तो ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है दोस्तों। WTO में भारत का अस्थायी सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों कौन है ये? तो 1999 के IAS ऑफिसर हैं दोस्तों, ये तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं ब्रजेंद्र नवनीत। इन्हें दोस्तों WTO का एम्बेसडर यानी कि भारत का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों याद रखना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को दोस्तों WTO की स्थापना हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ये दोस्तों एक बात याद रखना, एक गैट होता था दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। दोस्तों याद रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गैट होता था। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसमें दोस्तों 164 देशों ने सदस्यता ली थी। उसी के स्थान पर WTO की स्थापना हुई थी। तो याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है कि WTO की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो गैट के स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। गैट, तो गैट का दोस्तों फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसके बदले पर WTO को लाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश यानी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, ये दोस्तों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों WTO के चीफ कौन है? तो रॉबर्टो एजिविडो यहाँ के चीफ होते हैं दोस्तों, चीफ हैं WTO के, यानी कि चीफ रॉबर्टो एजिविडो हैं। तो भारत के अस्थायी सदस्य ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो इन्हें नियुक्त किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को। WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में दोस्तों गैट के बदले इसे लाया गया। इसका दोस्तों कहाँ है मुख्यालय? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन के बारे में। ब्रजेंद्र नवनीत नियुक्त किए गए हैं, याद रखना, WTO के अस्थायी सदस्य। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाफ्टा के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों क्या है बाफ्टा? तो बाफ्टा दोस्तों ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो ये है दोस्तों बाफ्टा का फुल फॉर्म, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके चेयरमैन बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। तो दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये हैं कहाँ के हैं? तो ये हैं भारत के कृष्णेंदु मजूमदार, इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। तो दोस्तों याद रखना, बाफ्टा की स्थापना 1947 में हुई। कहाँ पर? तो दोस्तों UK यानी यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई। मुख्य भाषा दोस्तों यहाँ की क्या है? तो इंग्लिश यहाँ की मुख्य भाषा है। तो दोस्तों याद रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो कृष्णेंदु मजूमदार इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये कहाँ के हैं? तो ये अपने भारत के हैं, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1947 में इसकी स्थापना हुई, 73 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो UK यानी यूनाइटेड किंगडम में इसकी मुख्यालय है। मुख्य भाषा इसकी दोस्तों इंग्लिश है। तो याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णेंदु मजूमदार, ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं जो इनके कार्यकाल का समय है, यानी कि CAG जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है जो, इनका शासनकाल दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वही माना जाएगा दोस्तों। यानी या तो 6 वर्ष तक शासन करेंगे या तो 65 वर्ष की इनकी रिटायर की आयु हो जाएगी। तो ये है दोस्तों CAG के बारे में, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों CDS आता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि इस समय पर बने हैं बिपिन रावत। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह बने हैं। तो इनका शासनकाल दोस्तों 3 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा वहीं तक इनका शासन रहेगा। दोस्तों नेवी चीफ के नाम के आगे लगाया जाता है एडमिरल, जो कि एडमिरल करमबीर सिंह। उसके बाद दोस्तों जो होते हैं आर्मी चीफ, उनके दोस्तों नाम के आगे लगाया जाता है जनरल। तो इस समय पर दोस्तों जो हैं जनरल, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो होता है एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में दोस्तों लगता है एयर चीफ मार्शल। तो इस समय पर जो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो दोस्तों
एडमिरल जो लगता है नेवी के आगे, और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल एवं आर्मी में लगता है जनरल लगता है। तो दोस्तों इनका तीनों का दोस्तों जो चीफ होते हैं इनका टाइम जो होता है 3 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा वहीं पर इन्हें शासन छोड़ना होगा। उसके बाद दोस्तों आता है CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है दोस्तों। इसके शासन के बारे में बात करें तो 4 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो जाएगा उसी पर इन्हें शासन छोड़ना होगा। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आया होगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा सेशन। दोस्तों पसंद आया है तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।